गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हैं आप लोग। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ब्रह्मास्त्र से अंतिम प्रहार ये सीरीज लेके, जिसमें आपको हम बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑब्जेक्टिव। और अगर आप इस ऑब्जेक्टिव के सीरीज को ब्रह्मास्त्र से अंतिम प्रहार को अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं, जितने भी सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन लाएंगे, तो सिर्फ ये ब्रह्मास्त्र का अंतिम प्रहार सीरीज आपको गारंटी है कि 95% क्वेश्चन का आंसर आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों के साथ ये सीरीज शेयर कीजिए और उसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सीरीज। तो क्वेश्चन है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र का मतलब यहाँ रेटिना, तो रेटिना के द्वारा हमारे रेटिना पे वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो बनता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। ठीक है, वास्तविक बनेगा तो एक बात याद रखना हमेशा आपको, वो कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए उपयोग होता है। तो विद्युत धारा मापने के लिए उपयोग होता है आपका आमीटर। आपको बता दें, ये क्वेश्चन आपको 80 क्वेश्चन हम अभी लगातार कराएंगे। 80 में से अगर 80 क्वेश्चन को देख लिए तो समझिए आपको कम से कम 2.5 गुना, लगभग 200 क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा इस सीरीज से। देखिए, अगला है आपका वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर या वोल्टा मीटर से हम लोग विद्युत विभव मापते हैं। तो विभव का मात्रक है वोल्ट मीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर बताता है आपको किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब अगर न्यूनतम बहुत कम धारा प्रवाहित रहे तो उसकी उपस्थिति को बताता है आपका गैल्वेनोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो विद्युत शक्ति का सूत्र होता है आपका P बराबर IV। ठीक है, इस फार्मूले में P जो है ये शक्ति है। बोल रहा है इसमें इस 4 ऑप्शन में से कौन निरूपित नहीं करता है। तो ये जो आपका D है ये आपका निरूपित नहीं करता। हम किसी एक को बता देते हैं जो आपका निरूपित करता है। ठीक है, ये निरूपित आपका D ऑप्शन नहीं करता है। जैसे देखिए, P बराबर होता है आपका IV। तो यहाँ से आप एक और फार्मूला पढ़े थे कि V बराबर होता है IR। इस दोनों का प्रयोग करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे C नंबर ऑप्शन को देखते हैं, यहाँ क्या है कि I बराबर I² R है। तो V को हम यहाँ लिख सकते हैं, V को IR, इस V के जगह पर IR, तो I इंटू आई, तो ये हो जाएगा आपका I² R। ठीक है, उसी के तरह आप बाकी 2 ऑप्शन को भी देख सकते हैं, ये दोनों इसमें सही हो जाएगा और तीसरा वाला आपका इसमें निरूपित नहीं करेगा। तो ये वाला जो दिख रहा है आपका V²/R है, V²/R। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि किसी वस्तु, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब आपका बना सकता है उत्तल लेंस। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है, उत्तल लेंस। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब सिर्फ और सिर्फ आपका उत्तल लेंस बनाएगा। अगले क्वेश्चन में है, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं। तो देखिए, ये एक आपका कोई लेंस हो गया। ठीक है, ये उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस में बोल रहा है कि किरण निकल कर किसी लेंस के अपवर्तित बिंदु जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उस बिंदु को ना फोकस कहते हैं। यहाँ आके सब एक दूसरे से मिल जाएगा किरण। ठीक है, जब यहाँ मिल जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। तो 5 का आंसर आपका C हो जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग 6 नंबर। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। फोटोग्राफी जो कैमरा का प्रयोग किया जाता है, लेंस का जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा होता है आपका, उत्तल लेंस होता है। और आपको याद रखना है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी शब्द में पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय कौन से लेंस पसंद करेंगे। देखिए, छोटे छोटे अक्षर को पढ़ना है तो किस लेंस को आप वरीयता देंगे, कौन सा लेंस आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और स्पष्ट आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, छोटे लेंस को पढ़ना है, मतलब आप नज़दीक के अक्षर को, डिक्शनरी में पढ़ना है तो नज़दीक के अक्षर को देखना। नज़दीक देखेंगे ना तो हमेशा हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो उत्तल लेंस में भी कौन सा, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला या 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। तो फोकस दूरी वाला 5 सेंटीमीटर वाला हम लोग लेंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आपका अवतल लेंस ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि नज़दीक का देखना है तो आपको कौन सा लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन में आते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। देखिए,
चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, तो माइनस में अगर दूरियां दिया रहे तो हमेशा क्या होगा, अवतल होगा। ठीक है, हमेशा क्या होगा, अवतल होगा, चाहे वो लेंस रहे या दर्पण रहे, दोनों में दोनों अवतल होगा। और धनात्मक अगर दिए, धनात्मक प्लस में अगर रहे तो वो दोनों क्या होगा, उत्तल होगा, चाहे वो लेंस रहे चाहे या दर्पण रहे। ठीक है, बोल्ट बराबर होता है, बोलिए बोल्ट बराबर क्या होता है, तो बोल्ट बराबर आप होता है J/C। जे मतलब जूल, 80 मतलब कूलाम। तो बोल्ट बराबर क्या होता है, J/C, जूल प्रति कूलाम। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को, तो आपको सीधा परिभाषा पूछ लिया कि विद्युत के आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। 4 फार्मूलाज दिया हुआ है जो सिर्फ और सिर्फ जूल का है। तो जूल बराबर क्या होता है, तो जूल बराबर होता है आपका कूलाम गुना वोल्ट। जूल बराबर क्या होता है, कूलाम इंटू वोल्ट। ठीक है, बाकी तीनों आपका गलत है। CHO अभिक्रियाशील समूह है। CHO अभिक्रियाशील समूह किसका है, तो CHO अभिक्रियाशील समूह है आपका एल्डिहाइड का। CHO किसको बोलते हैं, एल्डिहाइड। एथर का क्या होता है, तो ईथर का होता है आपका O, ईथर का O। कार्बोनिल का एल्कोहलिक समूह का, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है, देखिए सांद्र H2SO4, सांद्र मतलब होता है आपका मजबूत, ठीक है, कंसनट्रेटेड। जब कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ एथेनॉल को मिलाया जाएगा तो लगभग 400 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करेंगे तो आपका C2H4 बनेगा, C2H4। ठीक है, C2H4 का फार्मूला आप कैसे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका CH2, आपको फार्मूला लिखने आता है, इसका बनाने आता है CH2। ठीक है, इसी को बोलेंगे। जिंक ब्लेंड निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो जिंक ब्लेंड किस धातु का अयस्क है, तो ये आपका जिंक है, नाम ही लिखा हुआ है जिंक। तो जिंक ब्लेंड में किस धातु का अयस्क है, तो जिंक का है। ठीक है, उसी प्रकार एल्युमिनियम का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्युमिनियम का एक अयस्क है किसका, तो बॉक्साइट का। एल्युमिनियम किसका अयस्क है, बॉक्साइट का। बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का, ऐसा है। ठीक है, Hg मतलब क्या होता है, तो मरकरी होता है। Fe का, आप इसी में क्वेश्चन आपको पूछा गया एक बार कि Fe यानी कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहा का परमाणु संख्या 26 होता है। इसी प्रकार एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है, तो ये होता है आपका ये होता है आपका कक्षों की संख्या। मतलब एक आवर्त में, आवर्त कैसा होता है, जैसे ये आपका हो गया पीरियोडिक टेबल, शुरू में 2 तत्व होता है, तो इधर से जब हम लोग इधर की ओर आते हैं तो इसको बोलते हैं आवर्त, और जब ऊपर से नीचे आते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग। तो जब बोल रहा है क्या, आवर्त में मतलब जब हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो वो गुण आपका जो नहीं बदलता है वो है आपका कक्षों की संख्या, कक्षा की संख्या नहीं बदलता है। ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे हम बोरोन ले लेते हैं। ठीक है, बोरोन का परमाणु संख्या 5 और एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, इसका परमाणु संख्या 8 होता है। तो बोरोन में अगर हम कक्षा देखें तो पहला हमको पता है कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगला वाला में 8 होता है, लेकिन यहाँ 5 ही बोरोन के पास है, तो ये 2 और 3 हो जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। 8 है तो इसमें हो जाएगा 2 और 6, तो देखिए इसके पास भी 2 कक्षा हुआ K और L, और इसके पास भी 2 कक्षा हुआ आपका K और L। ठीक है, तो एक आवर्त में, किसी भी आवर्त में सभी तत्वों के पास समान कक्षों की संख्या होती है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। अभिक्रिया CO प्लस H2O अभिक्रिया करके CaOH2 बनाया, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, आपको दिख रहा है दो अलग अलग यौगिक अभिक्रिया करके एक बनाया, 2 मिलके एक बनाया, तो ये क्या हो गया आपका संयोजन। उसी प्रकार जब एक जो है 2 में टूट जाए तो वो कहलाता है आपका वियोजन। प्रतिस्थापन क्या होता है, प्रतिस्थापित कर देता है, एक दूसरे में चला, तो एक यौगिक या एक कोई तत्व दूसरे से अभिक्रिया कर लेता है और दूसरे के साथ प्रतिस्थापित हो जाता है, वहाँ हो जाता है आपका प्रतिस्थापन। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, तो जल में घुलनशील भस्म कहलाता है आपका क्षार। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार लवण किसको कहते हैं, तो लवण हो गया आपका जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड आपका लवण है। अम्ल क्या होता है,
तो अम्ल आपको पता है कि स्वाद में खट्टा होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है। सोडा एस का रासायनिक सूत्र है आपका सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसी प्रकार CaCO3 को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट। CaHCO3 होल्ट इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। और NOHCO3 को क्या बोलेंगे आपको, सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये सोडियम बाई कार्बोनेट खाने वाला सोडा है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, यही आपको क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। विजातीय मतलब बाकी सब एक जैसा है, लेकिन एक कोई है जो उसमें अलग है, तो वो है आपका कौन, तो वो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसी को बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको बताना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं, कमेंट में बताइएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, चूना पत्थर, संगमरमर और खड़िया तीनों का फार्मूला होता है CaCO3। ठीक है, CaCO3, खड़िया, संगमरमर, चूना पत्थर। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को क्या बोलते हैं, खाने वाला सोडा। तो ये होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, और Na2CO3 जो है, ये Na2CO3 × 10H2, ये आपका धोने वाला सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता ही चल गया, चूना, संगमरमर या खड़िया। अगले क्वेश्चन में आता है, निम्नलिखित में से कौन संक्षारक अम्ल है। संक्षारक का मतलब होता है कोरेजन, मतलब कौन किसी अगर वस्तु पे, पदार्थ पे अगर डाल दिया जाए वो अम्ल, तो उसको संक्षारित कर सकता है, मतलब खराब कर सकता है, तो वो है आपका H2SO4, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं संक्षारक अम्ल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है। तो पीएच मान आपको पता है 0 से लेकर 14 तक वर्क करता है ये स्केल, पीएच स्केल 0 से 14 तक। इसमें बोल रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो वो होता है आपका 10.5। ठीक है, क्षारीय होता है। सल्फर क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होना चाहिए पहले कि सल्फर का संकेत क्या होता है, S होता है। आज इसका इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 16 होता है, यानी कि परमाणु संख्या कितना, 16 हो गया। जब परमाणु संख्या 16 है, तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, तो वो आएगा आपका 2, 8, 6। देखिए 2, 8, 10 और 6, 16। तो लास्ट वाला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, 6। इसलिए इसका आंसर कौन जाता है आपका, कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो होता है आपका 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, निम्नलिखित तत्व में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है। किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है, तो वो होता है आपका B नंबर ऑप्शन, फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा अधिकतम होती है। क्यों होती है, आपको कमेंट में आंसर करना है। निम्नलिखित से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। मतलब वाट बराबर क्या होता है, तो वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। वाट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड। विद्युत हीटर के तार की कुंडली किसकी बनी होती है। बहुत आसान क्वेश्चन है, किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। विद्युत हीटर नाइक्रोम की। ठीक है, टंगस्टन कहाँ लगा होता है, बोलिए, आंसर कीजिएगा आप कमेंट में। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत परिपथ को उष्मा में बदल देता है। तो विद्युत परिपथ को उष्मा में बदलता है। विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत को किसमें बदलता है, उष्मा में, तो वो बदलता है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध के कारण विद्युत किसमें बदल पाता है, उष्मा में बदल पाता है। ठीक है, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर उनके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है। तो विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। मतलब विद्युत सेल में धारा प्राप्त करने के लिए सिरों के विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपका कोयला है, मतलब जिसको हम एक बार प्रयोग करें उसके बाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तरंगदैर्घ्य को समानता व्यक्त किया जाता है, तो वो क्या आता है कि इसमें मीटर में, तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है मीटर में। एक क्वेश्चन आप इसी में याद रख लिए, एक बार पूछा भी गया है कि 10⁻⁻10 मीटर बराबर होता है 1 एंगस्ट्रम। ठीक है, एंगस्ट्रम भी क्या है, तो वो लंबाई मापने का SI इकाई है। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, हर्ट्ज क्या है। तो हर्ट्ज है आवृत्ति का SI मात्रक। ये जो हर्ट्ज है ये क्या है, आवृत्ति का SI मात्रक। क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में
किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। तो गतिशील कण मतलब जो किसी चालक में प्रवाहित होता है तो वो होता है आपका इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक नाभिक है, नाभिक के चारों ओर को पता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके नाभिक में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। अगले क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 32। 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश के ले जाने पर कितना कार्य किया जाता है? तो ये कार्य किया जाता है आपका वोल्ट गुना सी, V इंटू सी, वही होता है आपका कार्य W यानी कि जूल। तो ये हो जाएगा आपका 12 वोल्ट गुना 2 कूलम, तो ये हो जाएगा आपका 24 जूल। वोल्ट इंटू कूलम वही कहलाता है आपका जूल, तो इसका आंसर हो जाता है आपका डी। अगले क्वेश्चन में आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मेंडल ने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग कर रहा है? ये आपको पता है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मटर का प्रयोग। आपको याद रहे कि जितना आसान आपको क्वेश्चन अभी दिख रहा है इतना ही आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसलिए बच्चे घबराए नहीं, अच्छे से इस सीरीज को देख लें आप। हम बता रहे हैं आपको 95% ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको इसी से आ जाए, कुछ भी नहीं बदलने वाला है। किस प्रकार के श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो ये होता है आपका वायवीय। वायवीय श्वसन किसको कहते हैं? जो वायु की उपस्थिति में होता है वायवीय, और जो वायु की अनुपस्थिति में होता है उसको बोलते हैं अवायवीय। तो वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। मानव में नर जनन ग्रंथि कण है, मानव में नर मतलब पुरुष में, तो वो क्या है? वृषण है, टेस्टिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वो है आपका वृद्धि। मतलब अगर कोई जीवित है, जीव है, तो उसमें क्या होना चाहिए? तो उसमें वृद्धि होना चाहिए। स्वपोषी पोषण होता है, जो अपना पोषण खुद से करता है वो कौन करते हैं? पौधे करते हैं। तो स्वपोषी पोषण किस में होते हैं? पौधे में होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है? तो वो होता है आपका कोशिका द्रव में। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पेड़ पौधे में पत्तों का, फलों का, इस सब का रंग जो है रंग बिरंगा होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं आपको न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र मतलब मस्तिष्क, इसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है उसी को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। और नेफ्रॉन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका किडनी में। नेफ्रॉन किससे संबंधित है? किडनी से। यहाँ आपको कन्फ्यूज, ये आपको दोनों वर्ड कन्फ्यूज कर देगा, न्यूरॉन और नेफ्रॉन। तो न्यूरॉन होता है मस्तिष्क में और नेफ्रॉन होता है किडनी में। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? तो कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ये वसीय अम्ल होता है जो होता है आपका लाइपेज। ठीक है, 41 क्वेश्चन। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो ओजोन का आणविक सूत्र है ऑक्सीजन का तीसरा अणु O3, और ऑक्सीजन कौन है? तो ऑक्सीजन आपका O2। pH का मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। क्षारक मतलब जिसका pH मान 7 से अधिक हो, और वो दिख रहा है आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। जो 7 हो एग्जैक्ट उसको बोलते हैं हम लोग उदासीन न्यूट्रल, और जो 7 से कम है वो आपका अम्लीय। तो B और D आपका अम्लीय हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के अनुपात क्या है? देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसका दोनों जब मिलेगा तो क्या बनेगा? जल, जो होगा आपका H2O। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि ये जो परमाणु है यही दिख रहा है, H से यहाँ लगा हुआ 2 और ऑक्सीजन से कुछ नहीं है तो 1। ठीक है ना, तो इसका अनुपात पूछ रहा है कितना है? तो हाइड्रोजन है 2 और ऑक्सीजन है 1, तो आंसर क्या हो जाता है आपका 2:1। निम्नांकित संकेतों द्वारा तत्वों में कौन सा धातु है? आपको पूछा है कौन धातु है, तो आपको पता होना चाहिए कि तत्व कौन कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। तो हम पहले ही जानते हैं कि जिसका यहाँ जो नीचे लिखा रहता है ना वो होता है आपका परमाणु संख्या, और ऊपर रहता है परमाणु द्रव्यमान या भार। तो नीचे परमाणु संख्या है, ऊपर परमाणु द्रव्यमान है। तो 8 परमाणु संख्या ऑक्सीजन का है, और आपको पता है कि ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। उसी तरह कार्बन का 6 है। ये C मतलब कार्बन नहीं है, सिर्फ C दिया हुआ है। ठीक है, ये ABC आ रहा था इसलिए C, तो 6 और कार्बन का होता है, और कार्बन का होगा आपका परमाणु संख्या 6, ये हो गया आपका C। तो ये भी क्या है? अधातु है। उसी तरह 12 मैग्नीशियम का होता है। ठीक है, अब मैग्नीशियम क्या है? आपका धातु है। और 9 किसका होता है? 9 आपका होता है, 9 आपका किसका होता है? आप कमेंट में आंसर करके बताइएगा। अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का pH मान क्या होता है? अम्लीय ऑक्साइड कौन होगा? जब इसका pH मान 7 से कम होगा तो वो कौन हो जाएगा? D 4 हो जाएगा। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन आपका। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपका है हीरा। ठीक है,
और सबसे अधिक ऊष्मा का चालक तो सबसे और विद्युत का चालक कौन हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। सबसे अधिक विद्युत का चालक चांदी हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है आपका पीला। लेकिन इसी में आपको क्वेश्चन पूछ ले कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत। AgCl इसका रंग होता है सफ़ेद। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन में हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें बाहर निकलता है, इसलिए उसको बोलते हैं उष्माक्षेपी। ये जो उपचयन है ना, उपचयन को ही बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीकरण, समझे। और उपचयन को बोलते हैं अवकरण यानी कि रिडक्शन। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपका पाया जाता है किसमें? पुष्प में। पौधे में जनन अंग पुष्प में पाया जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो ये करता है आपका अनुमस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में ही पाया जाता है आपका प्रमस्तिष्क, जो शरीर के सभी तरह क्रियाओं का नियंत्रण करता है। किसी पौधे में रंग उपस्थित होते हैं, किस पौधे में रंग अनुपस्थित होता है? अच्छा, किस पौधे में रंग नहीं पाए जाते हैं? तो वो आपका नहीं पाया जाता है किसमें? हाइड्रिला में। बाकी आम, नागफनी और कनेर में पाए जाते हैं। BS4 का संबंध है, देखिए BS4 क्या है? भारत स्टेज 4। भारत स्टेज 4 जो वाहन से संबंधित है, और अभी जो वर्तमान समय हमारे यहाँ गाड़ियाँ चल रहा है वो BS6 आ गया है, ठीक है, BS6 आ गया। BS3 को पूरी तरह से 2017 में बंद कर दिया गया है। तो वो संबंधित है आपका वायु प्रदूषण से, मतलब BS6 की गाड़ियाँ ज़्यादा प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता है, ठीक है। तो BS4 क्या है? तो वाहन से संबंधित है, जो वायु प्रदूषण को कम करता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो वो आपका कौन? हीमोग्लोबिन। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक हीमोग्लोबिन है, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल भी होता है। निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? बर्थ हार्मोन, तो वो है आपका ऑक्सीटोसिन। ये जो ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन जो मवेशियों में हम लोग कृत्रिम रूप से दूध निकालने के लिए इसको इंजेक्शन देते हैं, वो किसका होता है? ऑक्सीटोसिन है। माँ बच्चे को जो दूध पिलाती है उसके स्तन से भी दूध स्राव होता है, किसके कारण? ऑक्सीटोसिन से। आपको पता है इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो मधुमेह होता है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। बीज विकसित होता है, तो बीज किस में होता है? तो वो होता है आपका बीजांड में। बीज विकसित होता है बीजांड में। कभी कभी आपको पूछा जाता है कि पुष्प का पुंकेसर कौन सा भाग है? तो पुंकेसर है आपका कौन सा भाग? बताइए, पुष्प का पुंकेसर कौन सा भाग है, मतलब नर या मादा? तो कभी कभी नर पूछ लेता है, मादा पूछ लेता है, ऑप्शन उसके अनुसार होगा, ठीक है। तो पुंकेसर हो गया आपका नर भाग। ग्रहणी भाग होता है किसका? तो छोटी आंत का। ग्रहणी भाग होता है छोटी आंत का। छोटी आंत को ही बोलते हैं हम लोग क्षुद्रांत, क्षुद्रांत। और बड़ी आंत को बोलते हैं बृहदांत, बृहदांत। तालाब किस प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र है? पारिस्थितिक तंत्र है तालाब कैसा? तो कृत्रिम। कौन बनाता है? मानव बनाए से तालाब क्या हो जाएगा? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। और प्राकृतिक में कौन कौन आ जाएगा? आप बता दीजिए कमेंट में एक बार, ठीक है। निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र, उसमें सबसे अधिक संख्या में कौन होता है? तो वो होता है आपका उत्पादक। जो किसी खाद्य श्रृंखला में बहुत ज़्यादा होता है, वो कौन होता है? उत्पादक। जैसे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, उत्पादक। उसके बाद जितने आपको देख रहे हैं वो धीरे धीरे कम होते जाता है। जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर कौन क्या नहीं था? तो सबसे पहले क्या नहीं था? ऑक्सीजन नहीं था, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड था। भारत में प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति क्या है? आपको पहले बताया आवृत्ति का ऐसे मात्रक हर्ट्ज होता है। तो भारत में जो हम विद्युत धारा प्रयोग किया जाता है वो 50 हर्ट्ज का किया जाता है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा कितना बराबर होता है? ये जो माइक्रो एम्पियर तो बहुत कम विद्युत धारा होता है, ठीक है, वो होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, ए फॉर एम्पियर। नरोरा नाभिकीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरोरा आपका है उत्तर प्रदेश में। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया था? स्पेक्ट्रम मतलब होता है वर्णपट या प्रकाश, वर्णपट बोल सकते हैं इसको। जैसे एक ये हो गया, यहाँ प्रकाश इस पर पड़ा, यहाँ आने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, ये सॉरी यहाँ से इस तरह का जो पट्टी पे यहाँ प्रकाश मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेक्ट्रम। तो ये किससे प्राप्त होता है? तो प्रिज्म से हो जाता है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब पूरी वस्तु रहती है कहाँ पे? तो उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित, आवर्धित मतलब हो गया बड़ा। बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है? जब बड़ा आवर्धित काल्पनिक
बनता है जब कहाँ होता है वस्तु, तो वस्तु होता है फोकस और लेंस के बीच। जब वस्तु फोकस और लेंस के बीच होगा तो आवर्धित और बड़ा बनेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा। आवर्त सारणी में प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, तो इसको आप एक बार डिटेल में पढ़ लीजिएगा। आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको आवर्त सारणी से। तो वो पहला जो आवर्त है उसमें तत्वों की संख्या 2 है, अगले वाला दूसरे वाला में कितना है, तीसरे में कितना है, चौथे में कितना, आप इसको देख के बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है, तो ये आपका एम से है। इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे ना, ये आपको बताएगा आयनन ऊर्जा, ठीक है। तो जिस पे ये चार्ज ज़्यादा दिख रहा है +1, 2+3, तो इससे जो है निकालने में ज़्यादा आयनन ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए सबसे आसान किस में होगा, एम से, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा किताब से, आंसर होगा एम, बुक में गलत दिया हुआ है। द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बाह्यतम सेल है, द्वितीय आवर्त में, तो द्वितीय आवर्त में बाह्यतम सेल कौन हो जाएगा, आपका एल हो जाएगा। तो सेल इस प्रकार होता है, पहला होता है KLMNOP, ऐसा होता है। ज़्यादातर हम लोग एम तक का ही प्रयोग करते हैं, तो पहला सेल के, दूसरा एल, तीसरा एम, चौथा एन, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के सदस्यों को क्या कहा जाता है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड बोलते हैं। सैचुरेटेड होता है आपका एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये होता है CnH2n+2। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, ठीक है। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। उसी तरह एल्केन, एल्कीन का क्या होता है, तो एल्कीन का होता है CnH2n, ठीक है। एल्काइन का क्या होता है, तो ये होता है CnH2n-2, ये होता है आपका एल्काइन का। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n, समझे। इससे आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये फार्मूला बताएं। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थान के बाद निम्नलिखित से कौन सा पद स्थापित किया गया। अच्छा, क्वेश्चन क्या बोला कि मेंडलीव ने जो अपने आवर्त सारणी में स्थान छोड़ा था खाली, उसमें कौन सा पद को स्थापित किया गया, कौन सा पद रखा गया, तो वो रखा गया था आपका सिलिकॉन, ठीक है। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, तो अंतिम सदस्य क्या होता है, वो सबसे लास्ट वाला आवर्त में अंतिम सदस्य क्या होता है, आवर्त आपको समझ में आ रहा है। ये इधर से जब इधर आते हैं तो सबसे लास्ट वाला वर्ग में जो आता है, सबसे लास्ट तत्व वो कौन सा आता है, तो वो होता है आपका निष्क्रिय गैस। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। 71 क्या कह रहा है, किसी तत्व के 2 सेल और दोनों ही इलेक्ट्रॉन पूर्णतः भरे हैं, तो वो कौन होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन 2 सेल हैं और दोनों का दोनों भरा हुआ है, तो वो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, या तो फिर परमाणु संख्या याद होना चाहिए। तो नियॉन का होता है आपका 10, नियॉन का 10, आर्गन का 18, Ar 18, क्लोरीन का 17, परमाणु संख्या Cl क्लोरीन, सोडियम का 11। तो आप देखोगे ना, पहले वाला में देखिए नियॉन 10 होता है, तो पहला 2, 8, और कितना सेल आ रहा है, 2 सेल आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाता, 1 हो जाता। आप इसमें चेक कीजिए, तीसरे आवर्त 3 सेल बन जाएगा, इसमें भी 3 बन जाएगा, इसमें भी 3 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 2 सेल वाला और दोनों का दोनों कक्षा इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन, तो सबसे अधिक क्रियाशील आपका कौन है, फ्लोरीन है। हैलोजन सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, फ्लोरीन का। कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन है, तो कार्पस ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन आपका होता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, तो हमारे पूरे पारिस्थितिकी तंत्र ब्रह्मांड में सबसे बड़े ऊर्जा का स्रोत आपका है सूर्य का प्रकाश या सूर्य। मानव का उद्भव स्थान, तो सबसे पहले विश्व में जो मानव था वो अफ्रीका में आया था, अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है, लैंगिक जनन सेक्सुअली डिजीज कौन सा है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है एक से दूसरे में, तो वो होता है आपका सुजाक और एक होता है आपका एड्स। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। मानव गुर्दे का आकार होता है, तो मानव जो का गुर्दा होता है वो सेम का फल होता है, उसके बीज के आकार का होता है, तो आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है, तो किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन जो होता है वो हार्मोन्स के कारण होता है। वो हार्मोन कौन होता है आपका, तो टेस्टोस्टेरोन पुरुष में और एस्ट्रोजन महिलाओं में, तो आंसर हो जाएगा आपका डी, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन किशोरावस्था में। यौन
यौन परिपक्वता की अवधि को क्या कहते हैं? यौन परिपक्वता की अवधि को हम लोग बोलते हैं यौवन आरंभ। ठीक है। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो ओजोन परत का जो ह्रास होता है वो होता है आपका CFC के कारण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो इस सीरीज को आज हम लोग यहीं तरह रहते हैं। 80 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको आप अच्छे से देख के एग्जाम में जाइएगा, मज़ा आ जाएगा आपका। 95% क्वेश्चन इसी सीरीज से आने वाले हैं। थैंक यू।